जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में चल रही कश्मकश को लेकर। दरअसल एचएएल और इंडियन एयरफोर्स को लेकर जो तेजस मार्क 1 विवाद है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ये विवाद एक सही शब्द इसको संबोधित करने के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, इसी को लेकर एचएएल चीफ के साथ जो बातचीत है वो हुई है पत्रकारों की, जिस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सरकार से एक बार फिर से यह अनुरोध किया है कि एलसीए तेजस मार्क 1A के लिए कुछ जरूरी तकनीकी मानक, जिसको आप क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, उसमें उन्हें छूट दी जाए ताकि जल्द से जल्द वो विमानों की डिलीवरी शुरू कर सके। अब लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने अपना भी पक्ष रख दिया है। भारतीय वायुसेना ने किसी भी प्रकार की जो छूट है उसको देने से मना किया है। अब अगर इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो तेजस मार्क 1A के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ कड़े मानक तय किए गए हैं, जैसे कि रेडार सर्टिफिकेशन हो गया, हथियार इंटीग्रेशन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस मानक तय किए गए मानकों में आती हैं। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी इन सभी मानकों को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है। कुछ अड़चने हैं जिनका सामना एचएएल की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए एचएएल ये कह रही है कि कुछ शर्तों में हमें थोड़ी छूट दी जाए, अभी हम उनकी डिलीवरी ताकि शुरू कर सके। अब यहाँ पर डिलीवरी एचएएल इसलिए करना चाहती है ताकि जो भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ है उसको वो इम्प्रूव कर सके। लेकिन भारतीय वायुसेना ने एक क्लियर जवाब दे दिया है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि जब तक पूरा स्टैंडर्ड पूरा नहीं होगा हम विमान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब इस बात का असली मतलब क्या है? देखिए, इस बात का सीधा मतलब ये है कि एचएएल डिलीवरी करना चाह रही है लेकिन सर्टिफिकेशन पूरा नहीं है और इंडियन एयरफोर्स उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। अब यहाँ पर एचएएल तैयार है, आप कह सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से क्वालिटी से पूर्ण एयरक्राफ्ट चाहती है। किसी प्रकार का अटका हुआ मामला उनको नहीं चाहिए। उन्होंने अपने तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है। अब भारतीय वायुसेना छूट क्यों नहीं दे रही है उसका भी एक तर्क रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाकू विमान देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। अधूरा या कमजोर सिस्टम आगे चल के रिस्की हो सकता है, युद्ध में नुकसान हो सकता है, या आगे चल के भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो इसके चलते प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारतीय वायुसेना अपनी सुरक्षा से और विमान की क्वालिटी से कोई समझौता करना नहीं चाहती। एचएएल छूट भी इसीलिए मांग रही है क्योंकि कुछ सिस्टम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कुछ पार्ट विदेश से देर से आ रहे हैं, इसमें इंजन भी शामिल है, देरी से लागत बढ़ रही है, और ऐसे में सरकार, मीडिया और जनता तीनों का दबाव भी एचएएल के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस समय एचएएल जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने के लिए आतुर है। देखिए, ये रिपोर्ट तो हम सब पहले ही जान गए थे कि फरवरी की जो टाइमलाइन है, मार्च की टाइमलाइन है, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है। यूँ तो अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें हम कोई संदेह नहीं कर सकता कि इंजन डिलीवरी में डिले हुई है, लेकिन इस समय एचएएल के पास तकरीबन 6 इंजन उपलब्ध हैं और अतिरिक्त 5 इंजन मार्च तक उनको मिल जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में आप सबने रिपोर्ट्स में सुना ही होगा कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन का जो टेस्ट है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन है जो अपने अंतिम चरण में है, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। और अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो द प्रिंट की रिपोर्ट में पहले भी कहा गया था कि एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के लिए हमें तकरीबन जून तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अभी एचएएल भारतीय वायुसेना के साथ संपर्क में है। आगे का डेवलपमेंट क्या होगा हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। हम सब इतना तो जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपने जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है उनको लेकर काफ़ी गंभीर है और एक के बाद एक जो बड़ी तैयारियां हैं वो उनके तरफ से की जा रही हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर वो अपने कैरियर बॉर्न फाइटर फ्लीट और जो फोर्स मल्टीप्लायर हैं उनके एक्सपेंशन को लेकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि वो सिर्फ नए फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि भारतीय नौसेना ने जो फुल स्पेक्ट्रम कैरियर एविएशन इकोसिस्टम है उसको लेकर ग्राउंड वर्क की शुरुआत कर दी है, जहां पर उन्होंने एरियल रिफ्यूलर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और कैरियर कैपेबल अनमैन्ड सिस्टम जो है इनके इंडक्शन की तैयारी को शुरू किया है।
अगर हम ऑफिशियल्स की बात माने जो इस मामले के जानकार हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्लानिंग प्रोसेस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले समय में वो तकरीबन 120 से ज़्यादा जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट हैं, उन्हें ऑपरेट करेंगी। इसमें राफेल एम भी शामिल हैं और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं, ये भी शामिल हैं। जब ये प्रोग्राम मैच्योर होगा तो बड़ी संख्या में जो फाइटर जेट हैं वो भारतीय नौसेना की सर्विस में आएंगे। और ये जो रैपिड ग्रोथ है, फिर ये हमें कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट उस समय सामने लेकर आएगी कि हम फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी इंडक्ट करें, जैसे कि एरियल टैंकर्स हो गए, ताकि जो बड़े मिशन हैं उनके दौरान एयरक्राफ्ट को जो एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है ये प्रदान की जा सके। और इसके अलावा जो डेक बेस्ड एवैक प्लेटफॉर्म्स हैं या एवैक्स हैं, इनको हम इंडक्ट करें। अब डेक बेस्ड एवैक्स, अगर आपने ये शब्द सुन लिया है तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये रिक्वायरमेंट आज की नहीं है। मल्टीपल टाइम्स इस तरह की आवाज़ भारतीय नौसेना की तरफ से उठती रही हैं कि उन्हें ऐसे छोटे और कॉम्पैक्ट डेक बेस्ड एवैक्स चाहिए, जैसे कि अमेरिकी नौसेना में कार्यरत होते हैं। इससे उनकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और ऐसा मानते हैं अधिकारी कि ये जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक होती हैं उसमें इस प्रकार के फोर्स मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी होते हैं, ताकि ये लगातार सर्विलेंस करते रहें और जो फ्लीट डिफेंस है उसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते रहें। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना रशियन ओरिजिन के जो K-29 है, क्या KA-29 और KA-31 जैसे हेलीकॉप्टर हैं, इन पर डिपेंडेंट है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग ड्यूटीज़ के लिए। हालांकि ये हेलीकॉप्टर काफ़ी कैपेबल भी है और ये रडार कवरेज प्रदान भी करते हैं इनकमिंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल के अगेंस्ट, लेकिन इनकी जो इफेक्टिवनेस है रडार रेंज के चलते वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। और इनका एंड्योरेंस और एल्टीट्यूड भी एक चिंता का सबब भारतीय नौसेना के लिए बना रहता है। भारतीय नौसेना के अधिकारी कहते हैं वैसे तो ये हेलीकॉप्टर्स जो है ये क्लोज इन फ्लीट डिफेंस के लिए तो काफ़ी यूज़फुल हैं, लेकिन फिक्स्ड विंग और हाई एल्टीट्यूड एवैक प्लेटफॉर्म की तुलना में ये उतने असरदार नहीं हैं जितना कि आने वाले भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि वाइड एरिया सिचुएशनल अवेयरनेस हमें प्रोवाइड कर सके, और ये चीज़ें हेलीकॉप्टर से फ़िलहाल उम्मीद करना थोड़ा बेईमानी है। हालांकि इस गैप को एड्रेस करने के लिए भारतीय नौसेना मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ देख रही है, जहां पर उनका जो प्लान है वो IMRH पर आधारित जो DBMRH विकसित किया जा रहा है उसका ही एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वेरिएंट विकसित करना है। हालांकि इसके बावजूद वो ऐसे एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहे हैं जो कि फुल कंपैटिबिलिटी रखते हों और कैपेबिलिटी भी रखते हों और वो फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म हो। इसके अलावा स्ट्राइक्स के लिए वो जो अनमैन एरियल व्हीकल हैं उनको भी देख रहे हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और उस पर लैंड कर सके। यानी स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना ने एक लंबा रोड मैप बनाया हुआ है जो दशकों तक भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में उनकी काफ़ी मदद करेगा। देखते हैं कि इनमें से कितने प्रोग्राम सही समय पर एग्जीक्यूट हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका HAL वर्सेस इंडियन एयरफोर्स का जो इशू चल रहा है इसको लेकर क्या कहना है? आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? कि क्या आपको लगता है कि HAL को डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को परमिशन दे देनी चाहिए, या इंडियन एयरफोर्स का कहना सही है? आप किससे सहमत हैं? हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।